बाजी जो है तेज हो गई है। कुंभीर कुंवर सिंह हैं जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता है। सुन लीजिए, ये विवादित बयान बिहार सरकार की एक जिम्मेदार मंत्री का है। इन्हें देश की आजादी में वीर कुंवर सिंह का योगदान बहुत छोटा लगता है। फिर से सुन लीजिए परिवहन मंत्री शीला मंडल का पूरा बयान। जो कुंभीर कुंवर सिंह हैं जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन हमारे जो शहीद हुए, अपने जान की बलि दे दिए, उनके लिए जितना होना चाहिए सम्मान पूरे देश को देना चाहिए उतना नहीं मिला है। अब पूरा मामला समझ गए होंगे आप। दरअसल शीला मंडल समाज से आती है। स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने आई थी, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते करते दूसरे का अपमान कर बैठी। जो कुंभीर कुंवर सिंह हैं जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा बच्चा जानता है। शीला मंडल के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और राजपूत समाज से आने वाले नेताओं ने शीला मंडल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरों के प्रति अपमानजनक बयान देना, मुझे लगता है कि ये मानसिक दिवालिया का परिचायक है। ये वही बोल सकता है जिसको देश का इतिहास का ज्ञान नहीं है। माननीय मंत्री शीला मंडल जी के द्वारा जो वीर कुंवर सिंह जी पर जो बयान दिए हैं, ये बड़ी अच्छी बयान है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बयान के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अब तक नेता लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते थे, लेकिन नेताओं ने अब महापुरुषों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। खैर, आप शहीद रामफल मंडल के बारे में जान लीजिए, जिनका सम्मान करते करते शीला मंडल वीर कुंवर सिंह का अपमान करते। कौन है रामफल मंडल? रामफल मंडल स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। उनको 23 अगस्त 1943 को फांसी दी गई। एसडीओ इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप था। सीतामढ़ी के रहने वाले थे रामफल मंडल। बाजपट्टी प्रखंड के मथुरापुर में है उनका घर। अब वीर कुंवर सिंह के बारे में भी जान लीजिए। कौन है वीर कुंवर सिंह? भोज शासकों के वंशज थे वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर रियासत के राजपूत राजा थे। 1857 की क्रांति में 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। छापामार युद्ध में अंग्रेजों को खूब छकाया। आरा को अंग्रेजों से मुक्त कराया। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब का साथ दिया। जगदीशपुर लौटते समय हाथ में गोली लगी। हाथ काटकर गंगा को चढ़ा दिया और लड़ाई जारी रखी। जगदीशपुर को अंग्रेजों से मुक्त कराकर ही दम लिया। तो देखा आपने, दोनों महापुरुषों का देश के लिए अपना अपना योगदान था। अच्छा होता किसी एक का महिमा मंडन करने के चक्कर में नेता लोग दूसरे का अपमान ना करते। न्यूज़ 18 के लिए राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की बात सामने आ रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने कहा कि जनवरी में 4 सांसद और 30 जिलाध्यक्ष एलजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाएंगे। जनशक्ति पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का समाप्त हो गया है। चिराग पासवान मनमानी कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जिस ढंग से रामविलास पासवान जिस नीति सिद्धांत से बनाए थे, उससे भटक करके चिराग पासवान एक निजी कंपनी के रूप में अपने निजी सहायक के माध्यम से चला रहे हैं। न पार्टी में किसी सांसद से राय लिया जा रहा है, न किसी विधायक से राय लिया जा रहा है, न विधान पार्षद से राय लिया जा रहा है, न राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों से राय लिया जाता है, न राष्ट्रीय पदाधिकारी के लोग से राय लिया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी में जो वन मैन शो कर रहे हैं, इस चीज़ को लोक जनशक्ति पार्टी का स्वाभिमानी कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। तमाम सांसद और विधायक जो भी हैं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इस उपेक्षा से उबरने के लिए लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं और आम सहमति बनी है कि जनवरी माह के तीसरे सप्ताह यानी खमा समाप्त होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को हम लोग आवश्यकता पड़ेगा तो अलग कर करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट बनाएंगे। दोस्तों, रहा बात कि चिराग पासवान जिस ढंग से चुनाव में किए कि बिना किसी के राय विचार विमर्श के अब
एनडीए गठबंधन से अलग हो गए और आरजेडी और कांग्रेस को बेनिफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने हर एक जगह लड़ने का काम किया और पूरे जगह एनडीए को तो घाटा पहुंचाए, पार्टी को भट्ठा बैठाने का काम किए। इसलिए हम लोग सबसे पहले चिराग पासवान जी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगते हैं। नहीं देंगे तो बाध्य होकर के हम लोगों को कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। और जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, उसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने सुना दी। बस इंतजार है उस घड़ी का जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन लोगों तक सही तरीके से पहुंचे और लोगों को मुकम्मल इलाज मिल सके, इसके लिए बिहार भी पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। देश में हर किसी को अब कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन का इंतजार है। हालांकि लोगों के जहन में यह सवाल भी है कि कोरोना वैक्सीन की देश में कीमत क्या रहेगी और इसका वितरण कैसे होगा। इसके अलावा देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वैक्सीन किन लोगों को पहले दी जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। दरअसल कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने देश के सामने सरकार का पूरा प्लान रखा। यकीनन प्रधानमंत्री का भरोसा देशवासियों के लिए सबसे बड़ा सुकून है। वो घड़ी जल्द आने वाली है जब कोरोना को नेस्तनाबूद करने वाली वैक्सीन लोगों के बीच होगी। जाहिर है वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये है पटना का एम्स, जहां कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से चल रहा है। एम्स प्रशासन ने तीसरे चरण में 1000 लोगों को डोज देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लोगों से भी भाग लेने की अपील की गई है। कोरोना के अध्ययन में भाग लेने के लिए गेट के पास बाकायदा मोबाइल नंबर के साथ एक नोटिस भी चिपकाया गया है। ये जो आप एम्स देख रहे हैं, एम्स इन दिनों कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इलाज हो रहे हैं और बाकी इलाज बंद है। कोरोना के वैक्सीन आ जाने के बाद यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीके लग सकेंगे, लोग ठीक होंगे और उसके बाद यहाँ पे अन्य बीमारियों का इलाज भी शुरू होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे एम्स के अलावा IGIMS हो या फिर NMCH हो, तमाम जगहों पे कोरोना के इलाज चल रहे हैं, जिससे बिहार वासियों को भी बड़े फायदे होने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एम्स में जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के जो तैयारियां देश भर में चल रही, यहाँ भी अंतिम रूप से तीसरे चरण का जो ट्रायल है वो शुरू है। यहाँ पे तैयारियां इस बात की शुरू हो गई हैं कि अगर वैक्सीन आता है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कैसे लोगों को देना है, किन किन लोगों को देना है। उसके बाद बिहार सरकार जो है वो भी तैयारियां शुरू कर चुकी है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के अगर वैक्सीन यहाँ पे जल्द से जल्द उपलब्ध होता है कुछ हफ्तों में, तो किन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी और इसका क्या रोड मैप हैगा, इसके लेकर के बिहार सरकार भी पूरी तरह से मौजूद है। कोरोना के खिलाफ तैयार वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। स्त्री एवं प्रसव विभाग के भवन में नए सिरे से कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आप देखिए किस प्रकार ये तैयारी हो रही है।
सदर अस्पताल का जो स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग का ये वार्ड है, वहाँ पर ये तैयारी हो रही है कि जो वैक्सीन लाए जाएंगे, यहाँ रखा जाएगा, यहाँ मशीन लगाया जाएगा और इसी मशीन के अकॉर्डिंग जो क्षमता होगी बिजली का काम किया जाएगा इसमें, और पूरी तरह जो आवश्यक टेम्परेचर होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखा जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पे वही सर सफाई हो रहा है, वायरिंग का काम हो रहा है और जितना अभी साफ़ सुथरा है, और वैक्सीन बैठने का जो मशीन बैठेगा उसका काम चल रहा था, और उधर जितना वार्ड में है सब तरफ साफ़ सुथरा का काम चल रहा है। बस यही है। कोरोना को लेकर? जी, कोरोना के लेकर के ही चल रहा था। आप लोग तैयार कर रहे हैं? बस 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा सब काम। उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और नए साल में उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सब कुछ ठीक रहेगा और नए साल में भारत कोरोना फ्री होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि नारायण और मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि कल की बातचीत बेहद अहम है और उम्मीद जताई है कि किसान की मांगों पर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अभी तक 4 राउंड की बैठक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, 5वीं कल होनी है। क्या उम्मीद करें? क्या ये डेडलॉक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या बातचीत अभी और खिंचेगी? भारत सरकार किसान यूनियन के साथ लगातार चर्चा कर रही है। हम लोगों ने 14 अक्टूबर को चर्चा की, 13 नवंबर को चर्चा की, 1 दिसंबर को चर्चा की, 3 दिसंबर को चर्चा की और लगातार चर्चा आगे बढ़ रही है। कल की चर्चा जो हुई बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और काफ़ी कुछ मुद्दों को निकाला गया है जिन पर सहमति बनी है। अब कल फिर 5 दिसंबर को हम लोग बैठने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब किसान यूनियन के लोग लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उससे यही संकेत मिल रहा है कि कल शायद हम लोग कुछ अच्छे समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपको लगता है कि कल शायद सोल्यूशन हो जाए? तोमर साहब, कल करीब 7 घंटों तक बैठक चली। सरकार की ओर से एमएसपी को ना छूने का आश्वासन भी दिया गया, आपने खुद दिया। फिर भी ठंड में सड़क पर बैठे किसान मानने को राजी क्यों नहीं है? स्वाभाविक रूप से एमएसपी के बारे में सरकार की नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पे 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है और हमने खरीद को भी बढ़ाया है। अगर आप यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो लगभग दोगुनी खरीद की है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। देखिए, एक अहम खबर और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अपनी सफाई दी है। वीर कुंवर सिंह का बयान जो उन्होंने दिया था उस पर अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा, इस पर खेद जताया। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद शीला मंडल ने खेद जताया और कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने की उनकी मंशा नहीं थी। सीतामढ़ी के कार्यक्रम में उन्होंने खेद जताया और न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा था शीला मंडल ने। जो वीर कुंवर सिंह हैं, जो राजपूतों के देख रहे हैं, उनका हाथ कटा तो उतना बाबाई हो गया जो हर किताब बच्चा जानता है। लेकिन हमारे जो शहीद हुए
अपने जान की बलि दे दिए, उनके लिए जितना होना चाहिए सम्मान पूरे देश को देना चाहिए उतना नहीं मिला है। और आज हम आपको वचन देते हैं कि हम जब तक रहेंगे इस कार्य में तब तक हम इनके लिए कुछ करेंगे। और शहीदों के लिए जो घर नहीं है यहाँ देख करके हमें बहुत दुख हो रहा है, तो इसके लिए हम पूरा प्रयासी नहीं और हम चाहेंगे कि इनके लिए घर बने, उनके परिवार को एक छत्र छाया के रूप में अच्छा घर मिले, इनका भी हक अधिकार है। तो देखिए यही वो विवादित बयान था जिसके बाद उन्होंने खेद जताया। शीला मंडल ने न्यूज 18 पर खबर चली, उसके बाद खेद जताया और कहा कि मेरी मंशा नहीं थी किसी को ठेस पहुंचाने की। बढ़ते आगे और बात भागलपुर की करते हैं। भागलपुर में डबल मर्डर हुआ है। जी हां, भागलपुर में 20 सड़क पर डबल मर्डर हुआ है। खगड़िया के राजेश कुमार की हत्या हुई है तो मुंगेर के रतन कुमार शाह की भी हत्या हुई। बीच सड़क पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पुराने विवाद को लेकर हत्या की बात कही जा रही है। तो देखिए भागलपुर में डबल मर्डर हुआ है। खगड़िया के राजेश कुमार की हत्या हुई है तो वहीं बताया जा रहा है कि मुंगेर के रतन कुमार शाह की भी हत्या हुई। बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है जिसमें दोनों लोगों की हत्या हुई। बीच सड़क पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। सिवान के बसंतपुर इलाके में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। बाइक सवार की मौत के बाद नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। गुस्साए लोगों ने गाड़ी को आग के हवाले किया, तोड़फोड़ की और उसे फिर आग के हवाले कर दिया। सिवान में हादसे के बाद हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की, उसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी जो है उसे आग के हवाले कर दिया। इधर पटना में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दीदारगंज में किराए के मकान में फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 देसी और 13 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए हैं। यहां से 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसटीएफ दीदारगंज थाना और गोपालगंज थाने की पुलिस ने फतेहपुर गांव में छापेमारी की। पकड़े गए लोगों में मकान मालिक भी शामिल है। और देखिए अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल है कि पटना शहर के बीचों बीच आखिर कैसे मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस को आखिर इस गन फैक्ट्री के बारे में हम आपको बताएं, पुलिस को आखिर इसकी भनक कैसे नहीं लगी। अगर शहर के बीचों बीच है, वो भी राजधानी के बीचों बीच हो रही, तो आखिर पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी। और मुख्य सरगना भागने में आखिर कामयाब कैसे हो गया। मुख्य सरगना गिरफ्त में नहीं आया, वो कैसे भागा, ये भी सवाल उठ रहे हैं। किराए के मकान में कब से ये गन फैक्ट्री चल रही थी, इस सवाल का जवाब भी बेहद जरूरी है। पुलिस ने वेरिफिकेशन किया था या फिर नहीं, क्योंकि अब ये बेहद जरूरी हो गया है। गन फैक्ट्री में तैयार गन कहां खपाए जा रहे थे, कहां बेचे जा रहे थे, ये भी जवाब बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो चुके हैं और रोजगार की तलाश में बयानबाजी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन पर गिरिराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी की है। तेजस्वी क्या करेंगे? बेरोजगार आदमी क्या करता है? रोजगार खोजता है। उनको पता है कि 6 साल पहले जिस सरकार के समर्थक थे 2014 के पहले, उसने एमएसपी कितना बढ़ाया, क्या था? मोदी जी ने एमएसपी 71% से ऊपर कई चीजों में ले गए। कुछ काम नहीं है तो रोजगार मिल गया है। करोड़ों की लागत से बना मधेपुरा नगर परिषद का बस स्टैंड नशेड़ियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है। बसों को सड़क किनारे पुराने बस स्टैंड में लगाया जा रहा है। 3.5 करोड़ की ज्यादा की लागत से बने बस स्टैंड का उद्घाटन इसी साल मार्च में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। बस ड्राइवरों का कहना है कि वहां मौजूद असामाजिक तत्व मारपीट करने के साथ ही रंगदारी भी मांगते हैं, इसी वजह से वहां कोई नहीं जाता। इस मामले को लेकर नगर परिषद और जिला प्रशासन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।